हेलो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे वंशागत का आणविक आधार और उसमें आगे अब पढ़ेंगे न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम क्या होता है? तो न्यूक्लियोसोम की संरचना का सविस्तार वर्णन जो है वो ब्रैडबरी ने 1981 ईस्वी में 1981 में किया। इसमें क्षारकीय प्रोटीन के अणुओं से बना प्रोटीन क्रोड कण, इसको क्या कहते हैं, हिस्टोन अष्टक कहते हैं, ये पाया जाता है। तो इसमें क्षारकीय प्रोटीन के अणुओं से बना प्रोटीन क्रोड कण हिस्टोन अष्टक होता है। अब ये हिस्टोन अष्टक क्या है? तो ये देख सकते हैं आप इस डायग्राम में, ये जो बना हुआ है ये हिस्टोन अष्टक है। तो ये क्षारकीय प्रोटीन कण से बना हुआ हिस्टोन अष्टक का ये क्रोड है। क्या बोलते हैं इसको? हिस्टोन अष्टक कहते हैं। क्लियर हो गया? ये हिस्टोन अष्टक है। अब इसमें क्या दिया गया? इसमें दो डाइमर होते हैं और एक टेट्रामर होता है। डाइमर में H1A H2B होता है, ये प्रोटीन है, तथा टेट्रामर में H3H4 प्रोटीन होता है जो क्रोड कण का मध्य भाग बनाते हैं। तो ये H1A H2B H3 और H4 जो है, ये जो क्रोड कण है हिस्टोन अष्टक, इसका मध्य भाग बनाने का काम इन डाइमर और टेट्रामर का होता है। अब आगे क्या लिखा है? फिर बोला गया है कि जो क्रोड कण का मध्य भाग बनाते हैं, प्रत्येक प्रोटीन क्रोड से डीएनए वलय लिपटा होता है। तो देखिएगा, प्रत्येक प्रोटीन क्रोड से डीएनए वलय, ये जो ऐसे बना हुआ है लिपटा हुआ, ये है डीएनए। क्या है? डीएनए। तो प्रत्येक प्रोटीन क्रोड से डीएनए वलय लिपटा होता है। डीएनए वलय के लगभग, पूछा जाता है कि डीएनए वलय के लगभग कितने न्यूक्लियोटाइड मिलकर इस क्रोड के चारों ओर दो चक्र बनाते हैं। तो बोला गया प्रत्येक प्रोटीन क्रोड से डीएनए वलय लिपटा होता है। डीएनए वलय के लगभग 160 न्यूक्लियोटाइड हिस्टोन क्रोड के चारों ओर दो चक्र बनाते हैं। ये आप देख सकते हैं। तो ये डीएनए हो गया, इसके दो चक्र हैं, ये पहला यहाँ कंप्लीट, दूसरा यहाँ। तो ये 160 न्यूक्लियोटाइड मिलकर के डीएनए के दो चक्र इसके चारों ओर बनाते हैं। इस प्रकार क्या बोला गया आगे कि इस प्रकार न्यूक्लियोटाइड में कितने 5 प्रकार की हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। कौन कौन सी? H1A H2B H3 H4 और H1 पाई जाती है। जिसमें H1 जो है, H1 लिंकर जो है वो डीएनए बनाती है, अर्थात H1 प्रोटीन का एक अणु लिंकर डीएनए से जुड़ा रहता है। ये देखिएगा, ये H1 प्रोटीन है और ये लिंकर डीएनए जो लिंक करता है उससे जुड़ा रहता है। एक चित्र इसका ये हो गया और एक दूसरा चित्र और है एनसीईआरटी की बुक से। ये देखिए, आप ये चित्र देख सकते हैं। इसमें क्षारकीय प्रोटीन के अणुओं से बना हुआ क्या है? प्रोटीन क्रोड कण पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं? हिस्टोन अष्टक बोलते हैं। ठीक, ये इतना हो गया। और इसमें डाइमर और टेट्रामर पाए जाते हैं, जिसमें H3 H4 और H1A और H2B पाई जाती है। और यह टेट्रामर जो होता है, यानी H3 H4 और H1A H2B जो होते हैं, इसका मध्य भाग बनाने का काम करते हैं। और इसमें डीएनए के दो वलय पाए जाते हैं। और ये जो डीएनए होता है, इसमें 160 न्यूक्लियोटाइड लगभग मिलकर के दो चक्रों का निर्माण करते हैं। और ये H1 प्रोटीन है जो डीएनए लिंकर का निर्माण करती है। क्लियर हो गया? तो ये चित्र भी अगर हम वो ना बनाना चाहें तो ये चित्र बना सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। डीएनए का विकृतीकरण एवं पुनः आकृतीकरण, डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। तो जब हम डीएनए को गर्म करते हैं तो इसके मध्य जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और इनके दोनों कुंडलन होते हैं जो लिपटे रहते हैं वो खुल जाते हैं या अलग अलग हो जाते हैं। इससे ही डीएनए का विकृतीकरण कहते हैं या डीनेचुरेशन बोलते हैं। तो जब हम डीएनए को हीट करते हैं तो उसके मध्य जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो टूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और जिसे डीएनए का विकृतीकरण कहते हैं। इसी गर्म हुए डीएनए को पुनः ठंडा करने पर इनके मध्य पुनः हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं। और जब इस गर्म हुए डीएनए को हम पुनः ठंडा करते हैं तो इनके मध्य फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं और दोनों कुंडलन आपस में फिर क्या हो जाएंगे? जुड़ जाते हैं। इससे ही डीएनए का पुनः आकृतीकरण करते हैं। डेट मीन्स जब हम इस गर्म हुए डीएनए को फिर से ठंडा करते हैं तो उनके मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ जाते हैं और दोनों कुंडलन आपस में फिर से जुड़ जाते हैं, और जिसे
डीएनए का पुनः आकृतिकरण कहते हैं। तो जब हीट करोगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे, कुंडलन खुल जाते हैं, और जब फिर से ठंडा करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं और दोनों कुंडलन आपस में फिर से जुड़ जाते हैं। इसे ही बोलते हैं डीएनए का पुनः आकृतिकरण। अब हम आगे पढ़ेंगे रेखाकार व वृत्ताकार डीएनए। क्या पढ़ेंगे? रेखाकार व वृत्ताकार डीएनए। अब क्या होता है रेखाकार व वृत्ताकार डीएनए? वह डीएनए जिसमें डीएनए के दोनों छोर स्वतंत्र होते हैं रेखाकार डीएनए कहलाता है। कौन सा डीएनए? रेखाकार डीएनए कहलाता है। तो वह डीएनए जिसके दोनों छोर स्वतंत्र होते हैं रेखाकार डीएनए कहलाता है। जैसे ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये 5' से 3', 3' से 5', इसके दोनों छोर क्या है? फ्री हैं, दोनों छोर फ्री हैं, दोनों छोर स्वतंत्र हैं। तो ये कैसा कहलाएगा? रेखाकार डीएनए कहलाता है। और वह डीएनए जिसके दोनों छोर स्वतंत्र ना होकर के, जिसके दोनों छोर स्वतंत्र ना होकर के आपस में कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं, वह कहलाता है वृत्ताकार डीएनए। आप डायग्राम में देखिए, इसके दोनों छोर कहीं भी स्वतंत्र नहीं है, तो यह वृत्ताकार डीएनए कहलाता है। दोनों में डिफरेंस समझ गए? डिफरेंस भी पूछता है, डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड सर्कुलर डीएनए। तो वह डीएनए जिसमें डीएनए के दोनों छोर स्वतंत्र होते हैं रेखाकार डीएनए कहलाता है। और यह डीएनए यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कैसा पाया जाता है? रेखाकार डीएनए कहलाता है। जैसे ह्यूमन बीइंग्स में ये पाया जाएगा। और वह डीएनए जिसके दोनों छोर स्वतंत्र न होकर आपस में कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं वृत्ताकार डीएनए कहलाता है। और यह डीएनए जो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। तो वृत्ताकार डीएनए कहाँ पाया जाएगा? प्रोकैरियोटिक में। नोट करके दोस्तों क्या दिया गया, आपने अभी पढ़ा है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है रेखाकार डीएनए, लेकिन कुछ यूकैरियोटिक कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में व लवकों में रेखाकार न पाया जाता है बल्कि वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है। ये अपवाद है, याद रखेंगे। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है रेखाकार, लेकिन कुछ यूकैरियोटिक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया व लवक में पाया जाता है वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है। तो ये हो गया रेखाकार और वृत्ताकार डीएनए। अब हम पढ़ेंगे कोडिंग व नॉन कोडिंग डीएनए। क्या पढ़ेंगे? कोडिंग व नॉन कोडिंग डीएनए। तो डीएनए का वह भाग जो आरएनए के निर्माण में भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है, कोडिंग भाग या एक्सॉन्स कहलाता है। क्वेश्चन आ जाए एक्सॉन्स क्या होता है? तो आरएनए के फॉर्मेशन में डीएनए का जो भाग पार्टिसिपेट करता है कोडिंग भाग या एक्सॉन्स कहलाता है। अब डीएनए का वह भाग जो आरएनए के बनने में पार्टिसिपेट नहीं होता है नॉन कोडिंग भाग या इंट्रॉन्स कहलाता है। तो दोस्तों अगर हम एक्सॉन्स, इंट्रॉन्स, एक्सॉन्स, इंट्रॉन्स, एक्सॉन्स ऐसे करके एक सिस्टम से इनको सबको ऐड करते जाएं तो निर्माण हो जाता है किसका? डीएनए स्ट्रक्चर बन जाता है। एक्सॉन्स, इंट्रॉन्स, एक्सॉन्स, इंट्रॉन्स, एक्सॉन्स। और अगर कर दें हम स्प्लाइसिंग कर दें, यानी इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड, जब इंट्रॉन्स को हटा दिया जाता है तो ये कहलाता है स्प्लाइसिंग। क्या कहलाता है? स्प्लाइसिंग। तो आरएनए में, डीएनए में इंट्रॉन्स को हटा देना क्या कहलाता है? स्प्लाइसिंग कहलाता है। तो अगर स्प्लाइसिंग कर दें हम तो बचेंगे केवल क्या? एक्सॉन्स, एक्सॉन्स, एक्सॉन्स बचेंगे। तो अगर जो समस्त एक्सॉन्स मिल जाएंगे तो निर्माण कर देते हैं किसका? आरएनए का। तो एक्सॉन्स, इंट्रॉन्स, एक्सॉन्स, इंट्रॉन्स, एक्सॉन्स ये सब सीरियल में लगे हों तो ये बन जाता है डीएनए का। और इसमें इंट्रॉन्स को अगर हटा दिया जाए तो ये कहलाता है प्रोसेस स्प्लाइसिंग। और इंट्रॉन्स को हटा करके फिर एक्सॉन्स, 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 एक्सॉन्स बचेंगे काफ़ी सारे, तो वो बन जाएगा आरएनए। वही लिखा है कि सारे एक्सॉन्स मिलकर के आरएनए का निर्माण करते हैं। अब दोस्तों प्रोकैरियोटिक डीएनए और यूकैरियोटिक डीएनए में अंतर पढ़ लेते हैं। तो इसमें हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है और इसमें नहीं पाया जाता है। यह डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया व लवक केंद्रक में पाया जाता है और यह डीएनए कोशाद्रव्य में पाया जाता है। हम पहले भी ये पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे डीएनए का द्विगुणन या डीएनए का प्रतिलिपिकरण या डीएनए प्रतिकृतिकरण, डीएनए रेप्लिकेशन। तो एक डीएनए से क्या बोला गया कि एक डीएनए से नए डीएनए का बनना ही डीएनए प्रतिलिपिकरण या डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है। तो डिफिनेशन में क्या लिख सकते हैं? डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है, डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ
होता है एक डीएनए से नए डीएनए का बनना डीएनए प्रतिलिपिकरण कहलाता है। अब कैसे होता है प्रोसेस देखते हैं। जैसे ये एक डीएनए का चित्र है, अब इसको हीट किया गया तो इसके कुंडलन समाप्त हो गए और दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो गए, टूट गए। अब ये एक से बन जाएगा कितना, 2 बन जाएगा ऐसे। और फिर ये जब ठंडा करते हैं तो फिर से एक नया डीएनए बना लिया और इस वाले से भी एक नया डीएनए बन जाएगा। इस तरह से एक डीएनए से एक दूसरे नए डीएनए का निर्माण हो गया तो ये प्रोसेस कहलाएगा डीएनए रेप्लिकेशन। कैसे क्या होता होगा, इसकी मैकेनिज्म क्या है, क्रियाविधि क्या है दोस्तों। तो डीएनए की क्रियाविधि यानी एक डीएनए से दूसरे डीएनए के बनने में क्या मैकेनिज्म होती होगी। डीएनए के प्रतिलिपिकरण में एंजाइमों का समूह भाग लेता है, एंजाइमों का समूह भाग लेता है। अब पहले इसमें क्या होता है, द्विकुंडली का खुलना। जो 2 कुंडली बनी होती है यह खुलती है। तो टोपो आइसोमेरेज एंजाइम, कौन सा, टोपो आइसोमेरेज एंजाइम जो है डीएनए के पराकुंडलन को समाप्त करके द्विकुंडली को खोलने का कार्य करता है। तो जैसे ये कोई डीएनए है, इसका पराकुंडलन है, टोपो आइसोमेरेज इसको यहाँ से जैक कर लेता है और फिर ये आगे का लीनियर कर देता है। जैसे ये देखिएगा, ये यहाँ से इसको जैक करने के बाद यहाँ से ये खुल जाता है। तो टोपो आइसोमेरेज एंजाइम जो होता है पराकुंडलन को समाप्त करता है और इसे खोलने का काम करता है। तो ये खुल गया। अब आगे हो जाएगा दूसरा, न्यूक्लियोटाइड का सक्रियकरण। क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड का सक्रियकरण। तो न्यूक्लियोसाइड एंजाइम, कौन सा, न्यूक्लियोसाइड एंजाइम फास्फोराइलेज तथा एटीडी की उपस्थिति में सक्रिय हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को फास्फोरिलेशन कहते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड एंजाइम फास्फोराइलेज तथा एटीडी की उपस्थिति में सक्रिय हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को फास्फोरिलेशन कहते हैं। ये हो गई दूसरा इसका जो प्रोसेस होता है। तीसरा इसमें क्या होता है, आरएनए प्रवेशक का निर्माण, आरएनए प्रवेशक का निर्माण। तो आरएनए प्रवेशक का निर्माण प्राइमेज, जिसको बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो आरएनए प्रवेशक का निर्माण प्राइमेज एंजाइम की सहायता से होता है। फिर डीएनए श्रृंखला का निर्माण तथा दीर्घीकरण, ये लास्ट प्रोसेस है। तो क्या बोल सकते हैं, डीएनए पॉलीमरेज आरएनए प्रवेशक में 5' से 3' दिशा में नए क्षारकों को जोड़ता है तथा दूसरे को 3' से 5' में जोड़ता है। इस प्रकार यह निर्माण छोटे छोटे खंडों के रूप में होता है, जिसे क्या बोलते हैं, ओकाजाकी खंड कहते हैं। तो क्वेश्चन आएगा ओकाजाकी खंड क्या है। तो डीएनए पॉलीमरेज आरएनए प्रवेशक में 5' से 3' दिशा में नए क्षारकों को जोड़ता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन ये सब, और तथा दूसरे को 3' से 5' में जोड़ता है। इस प्रकार यह निर्माण छोटे छोटे खंडों के रूप में होता है और ये जो खंड है ओकाजाकी खंड कहलाते हैं। अब क्या है आगे, अगर आए अनुलेखन क्या कहलाता है, क्या, अनुलेखन, ठीक। तो अनुलेखन क्या होता है, जिसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो प्रोटीन, ये यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब अनुलेखन क्या है, तो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में आरएनए पॉलीमरेज काम करता है, आरएनए पॉलीमरेज काम करता है और डीएनए से एमआरएनए का निर्माण करता है। इसे ही बोलते हैं क्या, अनुलेखन। तो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में आरएनए पॉलीमरेज काम करता है और डीएनए से एमआरएनए का निर्माण करता है, जिसे अनुलेखन कहते हैं। अब दूसरा है ट्रांसलेशन। क्या है, ट्रांसलेशन, या इसी को बोलते हैं अनुवादन या फिर अनुरूपण। तो अनुलेखन की क्रिया के उपरांत एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है, जिसे ट्रांसलेशन कहते हैं। तो जब अनुलेखन हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है, इसके उपरांत एमआरएनए से जो प्रोटीन का निर्माण होता है उसे ट्रांसलेशन कहते हैं। आगे क्या दिया गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो डीएनए से जब डीएनए बनता है, क्या बनता है, डीएनए से डीएनए बनता है, तो इसमें इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। अभी आपने पढ़ा था डीएनए का प्रतिलिपिकरण या डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए द्विगुणन। तो डीएनए से डीएनए का निर्माण क्या कहलाएगा, रेप्लिकेशन। और फिर जब इससे ट्रांसक्रिप्शन होता है, क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन जब होता है तो निर्माण होता है किसका, एमआरएनए का। तो डीएनए से एमआरएनए, ये दिखा था अभी ऊपर आपने पढ़ा भी था कि डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होता है, जिसे अनुलेखन कहते हैं।
तो डीएनए से एमआरएनए का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है, ये भी आपने पढ़ा है। एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोसेस कहलाता है ट्रांसलेशन। क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन लिख दिया मैंने कि ट्रांसलेशन से प्रोटीन का बनना प्रोटीन संश्लेषण कहलाता है। अब इस पूरे को बोलते क्या है? इसे बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। क्या बोलते हैं? सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो इस डीएनए से लास्ट में प्रोटीन का फॉर्मेशन जो होता है, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो क्वेश्चन अगर आ जाए सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है, तो डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन कहलाता है, और फिर इससे एमआरएनए बनता है जिसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और इस एमआरएनए से प्रोटीन के निर्माण को ट्रांसलेशन कहते हैं। और प्रोटीन का निर्माण हो गया तो इस पूरे प्रोसेस को बोलेंगे सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब क्या बचा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या प्रतिलोम अनुलेखन क्या है? आपने पढ़ा है कि डीएनए से जो है एमआरएनए का निर्माण होता है, लेकिन जब एमआरएनए से डीएनए का निर्माण हो जाए तो इसे कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो एमआरएनए से डीएनए के निर्माण को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इस क्रिया की खोज टेमिन एवं बाल्टीमोर ने की थी। इस क्रिया की खोज टेमिन एवं बाल्टीमोर ने की थी। इस तरह से चैप्टर समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे मानव जनन। मानव में जनन पढ़ा जाएगा, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स पढ़ेंगे।